नमस्कार। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारतीय उपमहाद्वीप के विशाल और अद्भुत भौगोलिक और राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से समझना। एक ऐसा परिदृश्य जो अपने आप में पूरी की पूरी दुनिया समेटे हुए है। तो चलिए इस उपमहाद्वीप की संरचना को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो जल्दी से नजर डालते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे एक सामान्य परिचय से, फिर स्थिति और विस्तार को देखेंगे, उसके बाद राजनीतिक विभाजन, रणनीतिक महत्व और आखिर में भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करेंगे। एक तरह से हम इसके पूरे ढांचे को समझने वाले हैं। अब जरा भारतीय प्रायद्वीप के शानदार 3D मैप को देखिए। इसका विशाल आकार सच में हैरान कर देने वाला है ना? ध्यान दीजिए कि ये कैसे तीन तरफ से विशाल समुद्र से घिरा हुआ है। यही वो चीज़ है जो इसे दुनिया के बाकी हिस्सों से एकदम अलग और अत्यधिक विविधतापूर्ण बनाती है। अगर इसके वास्तविक आकार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक इसका फैलाव अचंभित करने वाला है। बिल्कुल उत्तर में लद्दाख की बर्फीली चोटियों से लेकर एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये दूरी सटीक रूप से 3214 किलोमीटर बैठती है। ये सच में एक बहुत बड़ा और विस्तृत भूभाग है। और वहीं अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर मुड़ें तो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर पूर्वी छोर से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर मापी जाती है। मतलब चारों तरफ से एक बहुत ही विशाल और संतुलित फैलाव। एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है इसकी तटरेखा। कुल समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। एक पल के लिए सोचिए, इतनी विशाल समुद्री सीमा होने का सीधा मतलब है कि समुद्री व्यापार और नौसैनिक रणनीतियों के मामले में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी टेरिटरी के भौगोलिक छोरों का एक कंपास टूर करते हैं। सबसे पहले उत्तर और दक्षिण की बात करते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित इंदिरा कोल है, जबकि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देश का जो असल और पूर्ण रूप से सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। इससे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। हाँ, 2004 की सुनामी के दौरान ये समुद्र में डूब गया था, लेकिन नक्शे पर इसका महत्व आज भी वही है। अब कंपास टूर को पूरा करते हुए पश्चिम और पूर्व को देखते हैं। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश का किबीथू है। इन्हीं चारों बिंदुओं के बीच ये पूरा विशाल उपमहाद्वीप बसा हुआ है। अब भूगोल की बात हो और हम कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर मौजूद ये इमेजिनरी लाइन देश को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। यहाँ की जलवायु को समझने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसी तरह समय तय करने के लिए भी हमारी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर की ये रेखा प्रयागराज के पास नैनी से होकर गुजरती है। इसी से पूरे देश का भारतीय मानक समय यानी IST तय होता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये लाइन कुल 5 राज्यों को पार करती है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के बाद अब थोड़ा राजनीतिक विभाजन के ढांचे को देखते हैं। इतने विशाल भूभाग को प्रशासनिक तौर पे चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। इसलिए वर्तमान में ये ढांचा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। इतने सारे अलग अलग हिस्से होने के बावजूद ये सिस्टम कमाल का एकीकृत और मजबूत है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इसके भूगर्भीय आधार को समझते हैं। यहाँ जमीन की बनावट में एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार है, जो पृथ्वी की सतह के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर हिस्सों में से एक है, बिल्कुल ठोस। और दूसरी तरफ उत्तर में हिमालय है। हिमालय भौगोलिक रूप से एकदम युवा, अस्थिर और लगातार बदलता हुआ परिदृश्य है, जहाँ गहरी घाटियां और बेहद तेज बहने वाली नदियां हैं। एक ही जगह पर पुराने और नए का कैसा शानदार संगम है। अगले भाग पर आते हैं, जो ये बताता है कि इस खास लोकेशन का रणनीतिक महत्व क्या है। सबसे पहले हिमालय रूपी ढाल को ही ले लीजिए। हिमालय सिर्फ ऊंचे पहाड़ नहीं है, ये एक बहुत बड़े रक्षा कवच की तरह काम करते हैं। सोचिए, अगर ये ना होते तो साइबेरिया की जमा देने वाली ठंडी हवाएं सीधे मैदानी इलाकों में आ जाती।
ये पहाड़ उन हवाओं को रोकते हैं और मानसूनी हवाओं को रोककर देश में बारिश करवाते हैं। और ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ये हमेशा से एक अभेद्य रक्षा दीवार भी रहे हैं। जलवायु की एक और कमाल की बात पता है? इस भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र को साल में लगभग 310 दिन सीधी धूप मिलती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। इतनी भारी मात्रा में धूप मिलने का मतलब है कि भविष्य में ये क्षेत्र सौर ऊर्जा का एक निर्विवाद पावर हाउस बन सकता है। आधुनिक भू राजनीति के नजरिए से देखें तो हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ की समुद्री स्थिति बेहद अहम है। ये पोजीशन समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखने में तो मदद करती ही है, साथ ही चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी विस्तारवादी समुद्री नीतियों को संतुलित करने के लिए भी ये एकदम परफेक्ट लोकेशन है। चलिए अब अपना ध्यान थोड़ा बाहर की तरफ ले जाते हैं, हमारे पड़ोसियों और सीमाओं पर। हमारी कुल जमीनी सीमा लगभग 15,106 किलोमीटर है। अब इस डेटा टेबल को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। सबको लगता है कि सबसे लंबी सीमा चीन या पाकिस्तान के साथ होगी, लेकिन असल में सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो 4096.7 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान का नंबर आता है। इन सीमाओं के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, पूर्व में चीन के साथ जो सीमा है उसे मैकमोहन रेखा, और अफगानिस्तान के साथ लगने वाली सीमा को ड्यूरेंट रेखा कहा जाता है। ये सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, ये अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं। और बात सिर्फ जमीनी सीमाओं की ही नहीं है, हमारे महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी भी हैं, जैसे श्रीलंका, जो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से मुख्य भूमि से अलग होता है। यहीं पर प्रसिद्ध पंबन द्वीप और एडम्स ब्रिज भी हैं। इसी तरह 8 डिग्री चैनल के जरिए मालदीव लक्षद्वीप के मिनिकॉय से अलग होता है। तो इन सभी भौगोलिक पहलुओं को देखने के बाद एक सबसे बड़ा संदेश उभर कर आता है। इतने सारे भूगर्भीय, जलवायु और जैविक अंतर होने के बावजूद ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक साझा सांस्कृतिक और भौगोलिक धागे से बंधा हुआ है और एक खूबसूरत एकीकृत इकाई के रूप में काम करता है। यही तो है असली अनेकता में एकता। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये विशाल, अत्यधिक विविधतापूर्ण और रणनीतिक रूप से सुरक्षित भौगोलिक वास्तविकता भविष्य में वैश्विक मंच पर इस उपमहाद्वीप की भूमिका को किस तरह आकार देगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।